सो हाय गाइस, कैसे हो सभी? सभी होप करता हूँ सभी बड़े होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तीस, आज मैं आप लोगों के लेके आया हूँ आप लोगों का सोशल साइंस का जो इन्वायरमेंट वाला सप्ताह है, ठीक है। जो ईवीएस वाला सप्ताह है, ईवीएस बोल रहा हूँ कारण नीचे है बहुत ज़्यादा। तो उस वाले सप्ताह का आज मैं कॉमन क्वेश्चन से देने वाला हूँ। और पिछली वाली वीडियो में आप लोगों को बताया कि मैंने दिया था आप लोगों को बायोलॉजी वाला सप्ताह का पूरा जो कॉमन क्वेश्चन था सारे के सारे दिए। देखो, कॉमन क्वेश्चन से तो आपके दायरे का आजकल क्वेश्चन नहीं आते, तो मगर मेन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह होता है उनको रिसर्च करके मैंने आपको दिया है। तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, तो तुम्हें थोड़ा सा आइडिया होना पड़ेगा कि किस चीज़ के ऊपर रिलेट करके ये क्वेश्चन है, और आंसर तो वो ही डाल सकते हो, तुम जो मैंने दिया है वो ही डाल सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ का तुम लोग थोड़ा ध्यान रखना। और मैं बार बार एक बात बताता हूँ आप लोग को कि यार आज के टाइम पे, ठीक है, क्वेश्चन से रट्टा मत मारना, समझ के याद रखना कि इस चीज़ का ये है। और रट्टा किन किन चीज़ों को मारना मैं बता देता हूँ। सबसे पहले किसी अगर आपका केमिकल का नाम है या फॉर्मूला वगैरह है, उसके बाद कुछ अगर चीज़ का नाम है, तो उन सब चीज़ों को रट्टा मार सकते हो। बाकी आपका वो लैंग्वेज, लिखने वाला लैंग्वेज, राइटिंग वो सब रट्टा मार के फ़ायदा नहीं है मेरे भाई। कारण रट्टा मारने गए तो तुम्हारा खुद का नुकसान है, तो तुम रट्टा मत मारना, ठीक है। और बहुत टाइम के बाद मैं अभी फेस कैम पे आ रहा हूँ, ठीक है। 2-3 दिन हुए, दो वीडियो तक मैं फेस कैम आया ही नहीं था, बिकॉज थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था, प्लस मुझे पढ़ाई करना था, है ना। एंड इसके कारण मैं आ नहीं पा रहा था। चलो कोई बात नहीं, अभी हम आ चुके हैं। और एक बात बता रहा हूँ गाइस, आप लोग को मैंने एक प्रेडिक्ट करवा के बताया था कि जो आप लोगों का 2026 का HCLC एग्ज़ाम है उसका सबसे टफेस्ट होने वाला है साइंस। कारण देखो, तुम्हारा इंग्लिश चला गया, इंग्लिश नॉर्मल था, मॉडरेट था, लैंग्वेज थोड़ा सा हार्ड आया, बाकी कुछ नहीं था, इजी था। उसके बाद सेकंड सोशल साइंस पिछली वाले की तरह हार्ड नहीं आया था, तो मॉडरेट ही बोलेंगे हम उसको। आसामीज डायरेक्ट एकदम इजी आया है, कॉमन। मैथ्स भी इजी आया था, कॉमन, मगर वो अलग चीज़ है, मैं खूब कर नहीं पाया, थोड़ा कच्चा हूँ मैं मैथ्स पे, इसीलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, एक बार मैंने उस बार भी बोला था पिछली वाली वीडियो में एक, कि इस बार साइंस का जो तुम्हारा पेपर है वो थोड़ा टफ आने वाला है। तो इसलिए कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट बेस करके रखना, आराम से कर पाओगे। चलो ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का पार्ट 2 इन्वायरमेंट के ऊपर होने वाला है। एंड ये PDF वगैरह आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे देखने को मिल जाएगा, तो वो भी चेकआउट कर लेना, मगर पहले अच्छे से समझ लो सप्ताह वगैरह। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे आप लोग का इजी वाले सप्ताह, फर्स्ट सप्ताह 14, सप्ताह 15 और सप्ताह 16, ठीक है। पार्ट 2 होने वाला है, फिर से बता रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सप्ताह 14 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सप्ताह का नाम क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के ऊपर बात होने वाला है। तो बहुत इजी सप्ताह है, बहुत लल्लू सप्ताह है, बस समझ के पढ़ लेना। सो फर्स्ट पे पूछा गया व्हाट इज़ ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का गुड सोर्स क्या है? आप ये आपका एग्जाम में ऐसे भी आ सकते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड सोर्स, ऐसे भी आ सकता है, ऑफ एनर्जी ऐसे भी आ सकता है। तो तुम लोग आइडिया रखना पड़ेगा, मैंने ऐसे भी दिया इसीलिए। ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इट शुड प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और मास अपॉन कॉन्बसन। तो देखो, आपका एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी होने के लिए बहुत सारा एनर्जी को रखना पड़ेगा, ठीक है, प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तब जाके वो एक अच्छा एक आपका एनर्जी बनेगा, ठीक है, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी बनेगा। फर्स्ट पॉइंट आपको ये डालना, एकदम ईजी है, समझ लेना। उसके बाद इट शुड बी इजीली अवेलेबल, ये आसानी से कहीं भी मिलना सही है, अवेलेबल होना सही है, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है इट शुड बी इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, ये ईजी होना चाहिए है स्टोर करने के लिए, स्टोर रखने के लिए और यहाँ वहाँ ले जाने के लिए, है ना। ये थर्ड पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट इट शुड बी इकोनॉमिकल, ठीक है, कॉस्ट इफिशिएंटिव, ये थोड़ा सा इकोनॉमिकली होना चाहिए, कि कॉस्ट का दम वगैरह ना थोड़ा सा ऊपर नीचे बचत में होना चाहिए। तो ये सब होगा आपका एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ये सब पढ़ लेना, ठीक है। जो जो दे रहा है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, एक भी मिस मत करना। उसके बाद व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ लार्ज स्टेम्स। तो प्रॉब्लम क्या क्या हो सकते हैं जो लार्ज स्टेम होते हैं। लार्ज स्टेम पता है ना, क्या बोलते हैं, भूटान में, अगर आप आसाम में रहते हो तो पता है ना, भूटान में जब बारिश होता है आपका, तो उधर फ्लड डैम्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, आपको पता होगा, बहुत बड़े बड़े, ठीक है, दीवार की तरह एक बहुत बड़े बड़े होते हैं। उसमें क्या होता है, पानी जमा होता है, जब वो छोड़ देते हैं तो आसाम में ना फ्लड हो जाता है, तो वही डैम होता है, ठीक है। सो डैम्स
क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं दाम्स के बारे में। तो ए लार्ज एरियाज ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट एंड एग्रीकल्चरल लैंड कैन बी सबमेर्ज्ड एंड डिस्ट्रॉयड। तो बहुत सारे जो है आपका ह्यूमन के सेटलमेंट लाइक घर वगैरह एग्रीकल्चरल लैंड वगैरह जो है ख़राब हो सकते हैं। और जो आपका वेजिटेशन रोड्स अंडर इनोरेबल कंडीशन एंड रिलीज अमाउंट ऑफ मीथेन गैस वगैरह जो है आप लोग का रिलीज हो सकता है ना। फ्लड वगैरह हो सकता है, जैसे मैंने बोला ये फ्लड वाला उस पर आता है, पॉइंट पे आता है। उसके बाद सेटिस्फैक्टरी रिफ्यूजन फॉर डिस्प्लेस पीपल इज़ ऑफ्टन नॉट पॉसिबल, ऐसे करके लिख सकते हो या खुद भी लिख सकते हो आइडिया होगा तो, ठीक है। मैं बस एक एग्जाम्पल का मतलब आंसर दे रहा हूँ, तुम खुद भी लिख सकते हो। उसके बाद बायोगैस क्या है, बायोगैस आप इसको एकदम डायरेक्ट कॉपी मार सकते हो, ये ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं लिखा है मैंने। तो बायोगैस पहली बार क्या होता है, बायोगैस जो आप लोग का एनिमल्स का वेस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल काऊ का वेस्ट गोबर है ना, तो देखो नाम क्या है इसका, सेकंड नाम इसका है गोबर गैस। तो देखो जो आप लोग का एनिमल्स का वेस्ट होता है उसको ही आप लोग का बायोगैस बोला जाता है। और वो आप लोग का जो जब ये जलाया जाता है ना तो कोई भी आपका पोल्यूशन नहीं होता है, और साथ में वो आपका एसएस पे भी कन्वर्ट नहीं होता है, डायरेक्ट जल जाता है अच्छे से, है ना। सो मैंने लिखा भी है बायोगैस इज प्रोड्यूस बाय द एनाबॉरिक डिकम्पोजिशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन जब नहीं होता है तो, ठीक है, ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स वेस्टेड लाइक काउ डंग। इट इज़ एन एक्सीलेंट फ्यूल बिकॉज इट कंटेन्स अप टू 75 मीथेन CH4, मीथेन होता है इसमें 74%। इसके कारण ये जब जलता है तो कोई भी स्मोक वगैरह छोड़ता नहीं है। आप इसको लिख सकते हो, आराम से मार्क मिल जाएगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द फॉसिल फ्यूल्स, व्हाई आर दे सो कॉल्ड, व्हाई और क्या लिखा है, हाउ इज द क्वालिटी ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स एज फ्यूल। ओके, सो फॉसिल फ्यूल्स आपका क्या है, कोयल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, ये आपको याद रखना है। दे आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स बिकॉज दे फ्रॉम मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ फिरस ऑर्गेनिज्म। जो आप लोग के बहुत साल पुराने, मतलब बहुत साल पहले आपका जब एक एनिमल मरा था तो उसका जो हड्डी वगैरह था वो ज़मीन के नीचे दफन हो गया था, ठीक है। तो उसका हड्डी वगैरह जब साइंटिस्ट वगैरह को मिला तो वो एक प्रीवियस हो गया ना, मतलब एक खास हो गया, एक रेयर चीज़ हो गया है ना, तो उसको फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। लाइक डायनासोर एक अच्छा एग्जाम्पल होगा इसका, है ना। व्हिच अंडर हीट एंड प्रेशर के अंदर थे वो लोग, ठीक है। सो उनका क्वालिटी कैसा होता है, सो ये बोला गया है द glorified value of fossil fuels is satisfactory. They are economical and easy to store and transport. However, their combustion release oxidation conversion, ये पढ़ लेना, ठीक है। ऑक्सीजन वगैरह का नाम, अब ऑक्सीजन वगैरह का नाम जो आपको रट्टा मारना पड़ेगा, उसका आप कुछ नहीं कर सकते हो। 2 ways to reduce the pollution caused by the combustion fossil fuels के दौरान जो आपका पोल्यूशन होता है तो उसको आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो, उसके बारे में बात किया गया है। सो इसका फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, increase the efficient of the conversion process of fossil fuels। जो आपका efficiential होता है, मतलब जो बहुत ज़्यादा आपका क्या बोलते हैं कंबसन प्रोसेस होता है फॉसिल फ्यूल्स का, उसको हमको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वाले पॉइंट पे क्या बोला गया है, यूजिंग वेरियस टेक्निक्स टू रिड्यूस इमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस एंड एसेस रिलीज आफ्टर कंबसन। तो आप लोग का हमारा जो ये जलने के बाद जो साई बनती है ना, साई बोलते हैं क्या बताया पता नहीं, एसेस बनता है, और जो आपका हार्मफुल गैसेस वगैरह होता है उसको कम करने के लिए कुछ टेक्निक हमें लगाना पड़ेगा, ओके। उसके बाद सोलर कुकर क्या है, आप सबको पता है, सोलर कुकर एक डिवाइस है जो आप लोग का क्या बोलते हैं, गैस के बिना ही ऑटोमेटिकली आपका खाना वगैरह गर्म हो जाता है थ्रू योर सनलाइट के रे के कारण, लाइट के कारण आपका ये हो जाता है। ये क्यों होता है, कॉनकेव लेंस मिरर के कारण, है ना। तो मैंने लिखा है ए सोलर कुकर इज ए डिवाइस यूज फॉर कुकिंग बाय यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी के कारण होता है, ठीक है। यूजुअली इट इज़ ब्लैक पेंटेड कंटेनर, ठीक है, ब्लैक पेंटेड होता है, डिस्क्रिप्शन अगर पढ़ लेना थोड़ा, ठीक है। उसके बाद जनरली तो ऐसे ही हाई टेम्परेचर हो जाता है। रिफ्लेक्टर्स मिरर आर यूज टू कन्वर्ट सोलर रेज एंड प्रोवाइड हाई हीट, ये आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। से वाला हो गया, इसका थोड़ा लंबा है, ठीक है क्वेश्चन सर, ज़्यादा नहीं है, 10 का है, इस सब तक के 10 है, बाकी आपका 6 से 8 तक है। देन क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, कैन एन एनर्जी शुड बी
पोल्यूशन फ्री। क्या एक एनर्जी से आपका पोल्यूशन फ्री हो सकता है? इसका आंसर है सीधा नो। कारण एनर्जी मतलब क्या बोलते हैं, आपका एनर्जी होने के लिए आपका कुछ ना कुछ तो आपका पोल्यूशन होगा ही आपका, ठीक है। सो मैंने तो लिखा नो, बिकॉज वाइल हार्निंग एनर्जी फॉर एनी सोर्स सम काइंड ऑफ एडवर्स इफेक्ट इज कास्ट ऑन द इन्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल ऑल्सो सोलर एनर्जी आपका क्या है, देखने में तो एकदम पोल्यूशन फ्री है, उस पर पोल्यूशन नहीं होता है, मगर उसके बनाने पे टाइम के, प्रोडक्शन के टाइम पे, मैन्युफैक्चर के टाइम पे उधर आप लोग का जो चीज़ें वगैरह यूज़ होता है वो थोड़ा सा हार्मफुल होता है। जैसे कि क्या क्या चीज़ें यूज़ होता है इस पर आपका होता है आपका सोलर सेल कॉजेज इन्वायरमेंट डैमेज, सोलर सेल यूज़ होता है इस पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे पूछा गया है व्हाट डू यू मीन बाई इन हॉस्टेबल और रीन्यूएबल रिसोर्स। तो रीन्यूएबल चीज़ आपका क्या है, ये आप लोगों ने ऑलरेडी सोशल साइंस के चीज़ों वगैरह में पता है, ठीक है। तो जो चीज़ आपका जो है रीयूज़ कर सकते हो या रिकवर हो सकता है उसको हम लोग रीन्यूएबल बोलते हैं। सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सोर्स ऑफ एनर्जी का चीज़ है तो हम ऐसे लिखेंगे कि सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कैन बी रिकवर्ड और रीयूज आर कॉल्ड इन हॉस्टेबल और रीन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। एग्जाम्पल पे आप लोग लिख सकते हो एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग वाटर। अब एनर्जी के बारे में लिखना, कुछ और मत लिखना, कोयल वगैरह ये सब मत लिखना, कारण सब तक जो आपका एनर्जी के बारे में ही है। ऑलराइट, सो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा गया है व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ हार्नेसिंग वाइंड एनर्जी। तो आपका हार्नेसिंग वाइंड एनर्जी मतलब क्या है पता है, जो अपने बड़े बड़े जो गाँव वगैरह में अपने बहुत बड़े बड़े से पंखे देखे होंगे, उन पंखों से क्या होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो उनका हार्म क्या होता है, ठीक है, लिमिटेशन क्या है उन सब का, हार्म नहीं सॉरी लिमिटेशन क्या है। तो वाइल्ड एनर्जी फार्म्स कैन ओनली एग्जिस्टेबल वेयर वाइंड ब्लोज फॉर ग्रेटर पार्ट ऑफ द ईयर। तो वाइंड वो आपका बड़े बड़े पंखे कहाँ लगा सकते हैं, ऑफकोर्स ही बात है जहाँ आपका बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से हवा चलेगा उस जगह भी लगा सकते हैं, है ना। कहीं आप तो कहीं अपने बगल पे नहीं लगा सकते, खड़ के काम तो नहीं करने वाला है। बहुत बड़े बड़े भी होते हैं ना, वो पावर चाहिए होता है बहुत ज़्यादा। और उसके बाद साथ में आपको एक बहुत ही बड़ा वाला लेंस चाहिए उधर डालने के लिए, बड़े बड़े होते हैं, देखा होगा तुमने, बहुत दूर से देख जाता है। तो बहुत बड़े बड़े आपको लेंस चाहिए उसको डालने के लिए। और साथ में ये इनका जो कॉस्ट होता है, जो आपका इंस्टॉलमेंट और जो पंखे वगैरह होता है, इनका कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो ये सब आपका थोड़ा लिमिटेशन है, ठीक है। और वाइंड का स्पीड आपका 15 किलोमीटर से ज़्यादा होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये याद रखना। मैंने ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बताया, कॉनकेव केव होता है, क्यों बेस्ट होता है, कारण ये नेचुरली आपका पैरेलल रेस करता है इनटू सिंगल पॉइंट फोकस प्रोवाइडिंग मोर एनर्जी, ठीक है। उसके बाद क्या यूज़ होता है, मैंने ऑलरेडी बताया सिलिकॉन यूज़ होता है, ठीक है। सॉरी मैंने ये बोला था सोलर गैस, और सोलर गैस कैसे बनता है आपका सिलिकॉन से बनता है। सिल्वर इज़ यूज फॉर देयर इंटरकनेक्शन, याद रखना सिलिकॉन। और उसके बाद सोलर सेल और सिल्वर, ये चीज़ आप लोग याद रखना। उसके बाद चैप्टर 15 पे आता है, इस पर ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, एकदम ईजी। तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ डिकम्पोजर इन एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में आपका डिकम्पोजर के ऊपर क्या क्या रोल है। डिकम्पोजर मतलब जो चीज़ आपका मरने के बाद जो है डिकम्पोज हो जाता है, मतलब मिट्टी में या गायब हो जाता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया फंगी कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड्स प्रेजेंट इन डेड बॉडीज, ठीक है, इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इतना चीज़ आपको याद रखना है। जो आपका बैक्टीरिया फंगी वगैरह होता है, वो सब क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक चीज़ वगैरह होता है, कॉम्पाउंड्स वगैरह होता है बॉडी का, उनको जो है एकदम सिंपल चीज़ पे ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। दे क्लीन द इन्वायरमेंट बाई डिकम्पोजिंग कर देते हैं वो लोग। डेड प्लांट्स एनिमल्स दे रिटर्न न्यूट्रिएंट्स बैक टू सॉइल, रिटर्निंग सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है। तो ये चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोला गया है व्हाट हैपेंस इफ़ वी किल ऑल द ऑर्गेनिजम्स ऑफ ए ट्रॉपिकल लेवल। तो क्या होगा अगर हम सारे के सारे ऑर्गेनिज्म, ओनली एनिमल्स की बात नहीं हो रहा है, इंसान की बात हो रहा है, तो अगर सब एनिमल्स अगर हमारे मर जाए, सब ऑर्गेनिज्म अगर हमारा मर जाए जो ट्रॉफिक लेवल पे होता है, तो क्या होगा, आपका जो फूड चेन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और दुनिया का जो है उलट पुलट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमने लिखा था इंटर फूड चेन विल बी डिस्प्यूट मतलब डिस्ट्रॉय हो, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स एट हाई लेवल्स विल डाई ड्यू टू लैक ऑफ फूड, ठीक है। एंड द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट लोअर लेवल्स, बहुत पॉपुलेशन कम हो जाएगा। देन आपका क्या होगा, लेवल्स विल इंक्रीज अनकंट्रोलेबली क्रिएटिंग एन इम्बेलेंस इन द मूवमेंट, ठीक है, इम्बेलेंस हो जाएगा आपका पूरा का पूरा। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 3 पे बोला गया है डिफरेंट बिटवीन biodegradable and non-biodegradable substance, what problems do they cause? Biodegradable substances are broken down into simpler forms by biological process. तो आपका जो बायोडिग्रेडेबल चीज़ वगैरह होता है वो क्या करते हैं आप लोग का सिंपल क्या करते हैं सिंपल कर देते हैं चीज़ों को, ठीक है, और उनको क्या करते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस से करते हैं, जैसे कि आपका ग्रास पेपर ये सब। देन आपका क्या बोलते हैं डिकम्पोजिंग जो है बहुत ही ज़्यादा स्मेली होता है, हार्मफुल होता है गैसेस, ठीक है, लाइक मीथेन, एमोनिया ये सब। उसके बाद नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कैन नॉट बी ब्रेक डाउन, वो सब आपका ब्रेक डाउन नहीं हो सकता, ठीक है, ब्रेक डाउन नहीं हो सकता है, जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास ये सब आपका ब्रेक डाउन के भी नहीं हो सकते, वो जैसा था वैसे ही रहेगा, डिकम्पोज भी नहीं होगा, ख़त्म भी नहीं होगा, चलने के बाद एक अलग सा ही कुछ होगा, है ना, तो उन सब चीज़ आपका कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। दे कॉजेस सॉइल, वाटर, एयर पोल्यूशन, हार्मफुल ऑर्गेनिज्म थ्रू बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है, मैंने ऑलरेडी बताया, हार्मफुल केमिकल्स लाइक DDT ग्रेजुअली इंक्रीज इफ दे मूव फ्रॉम ट्रॉपिकल लेवल्स टू द बॉडीज ऑफ द, जो मैंने बोला है अभी वही चीज़ है। उसके बाद आपका वाई इज़ द ओजोन लेयर इंपॉर्टेंट एंड वाई टेप्लेट्स। तो ओजोन लेयर क्या है आपका, जो क्या बोलते हैं आर्ट का क्या है, आर्ट का एक ऊपर एकदम टॉप पे एक लेयर है, वो लेयर क्या करते हैं, जो आपका सन से हार्मफुल रेस आता है, रेस का नाम क्या है UV रेस। UV रेस का फुल फॉर्म क्या है आपका अल्ट्रा वायलेट जो आता है आपका, वो उससे आपका ये लेयर जो है प्रोटेक्ट करता है हमारे आर्ट को, ठीक है। तो इट प्रोटेक्ट्स द आर्ट बाय ऑब्जर्विंग हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट UV रेडिएशन कमिंग फ्रॉम सन व्हिच कैन कॉज, अब क्या क्या कॉज कर सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं, व्हाट प्रॉब्लम्स विल फेस इफ देयर विल बी नो UV रेस, ऐसे भी आ सकते हैं एग्जाम में। तो आपको लिखना है स्किन कैंसर, कैटारेट्स, ये सब चीज़ें आपका हो सकता है। देन द प्राइमरी पोल्यूट्स दैट डिप्लेट इट आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFC नाम याद रखना है, CFC शॉर्ट फॉर्म पे है। उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्लोरोफ्लोरो। उसके बाद इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम ऑफ कोर्स ये बात है तुम सबको पता है, जो आपका बायोटिक एबायोटिक चीज़ें होता है उन सबको ही आपका इन्वायरमेंट के साथ जो मिला होता है, एबायोटिक से लेके बायोटिक हर एक चीज़ को आपका इकोसिस्टम पे आता है एक इन्वायरमेंट का, है ना, वही चीज़ें सच एज टेम्परेचर, रेन, वाइंड, ह्यूमिडिटी, सॉइल एटसेट्रा इन ए स्पेसिफिक एरिया इज कॉल्ड इकोसिस्टम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे पूछा गया है व्हाट इज़ द रोल ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स का रोल क्या है, जो हम लोगों के साथ वो चीज़ अच्छे से मिल के रह पाए, रिलेशनशिप पे रह पाए, रिलेशनशिप मतलब तुम्हारे उसके बीच के बात नहीं कर रहा है, वो कभी सलाह ही नहीं, तुम्हारे उसके बीच में रिलेशनशिप उसकी बात नहीं कर रहा, नेचर की बात कर रहा है। तुम्हारे पास में ट्री है ना, वो ट्री तुम्हारे साथ है ना, मिलके है ना, उससे तुम्हें ऑक्सीजन मिल रहा है ना, बारिश से मिल रहा है ना, तो उन सब चीज़ों का आपका क्या बोलते हैं एबायोटिक चीज़ बोलते हैं। जैसे कि ये सब क्या करते हैं, आपका ग्रोथ बढ़ाते हैं, रिप्रोडक्शन करवाते हैं, रिप्रोडक्शन के भी हेल्प करवाते हैं, कुछ भी बोल रहा था, एंड अदर एक्टिविटीज़। उसके बाद ट्रॉपिकल लेवल क्या है ये भी आ सकता है, जानना ज़रूरी है, आएगा या ना आएगा जानना ज़रूरी है, कारण कॉन्सेप्ट बेस है फुल्ली का फुल्ली। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, ईच स्टेप और लेवल इन ए फूड चेन, हर एक लेवल हर एक स्टेप आपका एक फूड चेन है हमारे यहाँ, ठीक है। विदिन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड ट्रॉपिकल लेवल, तो हर एक फूड चेन को ही आपका ट्रॉपिकल लेवल बोलते हैं, ये याद रखना बस। एनर्जी ट्रांसफर्स ओकर्स एट दिस लेवल्स, तो आपका एनर्जी वगैरह इन सब पे आपका ट्रॉपिकल लेवल पे आ जाता है, इतना लेवल पे, ठीक है। आपको ये देख लेना है, कुछ डाउट हो रहा कमेंट करते हैं, मैं हेल्प करवा दूँगा। थोड़ा सा जल्दीबाजी में बना रहा हूँ, कारण टाइम इतना नहीं है मेरे भाई, मुझे वीडियो भी अपलोड करना पड़ेगा, है ना, पढ़ना भी है खुद। उसके बाद आप लोगों के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला सप्ताह भी लाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सप्ताह 16 पे पूछा गया है मैनेजमेंट ऑफ सप्ताह 16 पे आते हैं हम लोग, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सो क्वेश्चन नंबर 1 पे पूछा गया है व्हाई वाज द गंगा एक्शन प्लान इस्टेब्लिश, हाउ इज वाटर कम्युनिकेशन सेक। तो क्यों हमारा गंगा एक्शन पब्लिश हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था, और क्या क्या इसके वाटर कंटेनमेंट सेक थे। तो ये आपका इस्टेब्लिश हुआ था 1985 पे, याद रखना है डेट, ठीक है। और ये क्यों हुआ था, हमारा जो गंगा का पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए, जो कि हुआ नहीं अभी तो ज़्यादा हो रहा है,
ठीक है। सो आपका ये इफ़ ए ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड किलीफॉर्म फाउंड इन द ह्यूमन इंटेंशन इज फाउंड इन वाटर, तो एक उस टाइम पे एक आपका बैक्टीरिया हुआ था जिसका नाम है कैलिफोर्निया बोल दिया, सॉरी, कैलिफॉर्म, ठीक है। सो आप लोग के ह्यूमन इंटेंशन पे बहुत देखने जा रहा था, इसका क्या कारण था, गंगा का कारण था, वाटर के कारण, सो इसीलिए। उसके बाद आपका स्टेक बोर्ड्स के फॉरेस्ट के नाम आपको याद रखना है, ठीक है, सारा पॉइंट्स क्या है ये देख लेना ठीक से। उसके बाद व्हाट इज़ द 3R प्रिंसिपल, ऐसे भी आ सकते हैं, तो आपको याद रखना है रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस, इन सबको आपको याद रखना है और ये पॉइंट्स को याद रखना है, 3R, ठीक है, 3R है। उसके बाद वाटर के हार्वेस्टिंग मेथड का नाम आपको याद रखना, राजस्थान का क्या है, खादीन एंड नदीस, महाराष्ट्र का क्या है, बंजारा एंड ताल्स, हिमाचल का क्या है, हिमाचल प्रदेश का क्या है, कुल्हास। उसके बाद आपका ये आता है हम लोग कैसे जो है किस किस, अभी इस पर पूछा गया है किस किस कारण से हमारा जो गंगा रिवर है वो पोल्यूशन हुआ है, तो आपको लिखना है, ये सब मैंने दे के रखा है, इनका क्या क्या कारण है। सबसे पहले तो टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल्स वगैरह आते हैं, बहुत सारे टाउन्स वगैरह से, ऑलमोस्ट 100 टाउन्स एंड सिटीज़ से आते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल से आते हैं टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा गंगा पे कि लोग नहाते हैं, कपड़े होते हैं, बहुत ही अजीब से काम करते हैं, पता नहीं क्यों करवाते हैं यार, ठीक है। उसके बाद जो आपके डेड बॉडीज़ वगैरह होता है, जिनका लाश होता है, वो सब भी डुबा देते जाते हैं, तो इन सब के कारण आपका जो गंगा रिवर है वो थोड़ा सा डर्टी हो चुका है अभी, क्या बताओ, ये लोग देखते नहीं है, जो मैनेजमेंट, जो पुलिस वगैरह, थोड़ा सा देख लिया करो, जो गवर्नमेंट है, ठीक है, थोड़ा सा देख लिया करो देश का। उसके बाद वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, तो ये भी आपको देखना है, जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन वन एंड अनदर थ्रू फूड चेन्स एंड फूड वेब्स, तो जो आप लोग का क्या बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जो आपके डिपेंड करते हैं दूसरे एनिमल्स पे, ठीक है, उनको खाने के लिए, ठीक है, तो उन सब का क्या बोलते हैं आपका उन सबको आपका अगर बायोडाइवर्सिटी एंड ऑल लॉस्ट हो जाएगा तो उनका इकोलॉजिकल बैलेंस जो है डिबैलेंस हो जाएगा, डिस्ट्यूट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, नेचर पे बहुत ज़्यादा एक गंभीर एक अजीब सा हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, है ना। उससे क्या होगा, बहुत सारे मैंने जैसे कि पहले पॉइंट पर बताया, पॉपुलेशन कमेगा एंड ऑल चीज़ हो जाएगा, है ना, और इसलिए हमें जो है बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट करना चाहिए। उसके बाद व्हाट इज सस्टेनेबल मैनेजमेंट, आपको ये याद रखना है, द प्रोसेस ऑफ फुलफिलिंग करेंट नीड्स व्हिच व्हाइल आल्सो सिक्योरिंग रिसोर्स फॉर फ्यूचर जनरेशन, तो जो चीज़ हम अगर अभी जो सही है हम चीज़ को उसको भी हम फुलफ़िल कर रहे हैं और आने वाले जनरेशन के लिए वो चीज़ अगर हम सेव कर रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं, तो उस चीज़ को हमारा सस्टेनेबल मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। मेरी जान याद रखना ये चीज़ आएगा एग्ज़ाम में 100%। उसके बाद क्या क्या करना चाहिए, ठीक है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए ऑफ रिसोर्स, तो हमें जो है सस्टेनेबल मैनेजमेंट कैसे कैसे करना है, सबसे पहले हमारा जो बेफालतू का हम जो लाइट ऑन करके रखते हैं, फ़ैन ऑन करके रखते हैं, पानी टैप से पानी गिरता रहता है, उनको हमें क्लोज़ करना चाहिए अगर काम नहीं है तो। उसके बाद हमें जो है वेस्टेज वगैरह का काम कर देना चाहिए, ठीक है, प्रिवेंट करना चाहिए। उसके बाद हमें जो रिसाइकिल करना चाहिए बार बार, एंड 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 हमें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे इम्पोर्टेंस देना चाहिए। अभी लास्ट पेज पे आते हैं हम लोग 9, ओके। अगेन सेम क्वेश्चन, मैंने ऑलरेडी आपको इसका आंसर ऑलरेडी बता के रखा है कि डैम क्या चीज़ है, डैम इज़ ए वॉल, क्यों लिखा है भाई, वॉल होता है, ठीक है, वॉल होता है, ये गलत लिख दिया मैंने, देख लेना आप लोग। सो ए वॉल लाइक स्ट्रक्चर बिल्ड टू ब्लॉक द फ्लो ऑफ वाटर फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए चीज़ होता है बेसिकली, याद रखना। एक बड़ा सा आपका वॉल होता है, वॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो क्यों होता है, तो आपका जो फ्लोइंग ऑफ वाटर है उसको ब्लॉक करने के लिए, उससे क्या होगा आपका जितना ज़्यादा फोर्स से आपका पानी आएगा उससे ज़्यादा आपका जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा ना, उसके कारण उसको ही आपका डैम बोलते हैं, ठीक है। देन एडवांटेजेस क्या क्या है आप लोग देख सकते हो, सप्लाई वाटर वगैरह, फ्लड कंट्रोल वगैरह होता है, जो कि मुझे लगता नहीं होता है मगर फिर भी, ठीक है। उसके बाद सोशल प्रॉब्लम्स वगैरह होता है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स होता है, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स होता है, ये सब देखे रखा है, ठीक है। और ये एक क्वेश्चन है, वाई शुड वी कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, गिव 3 रीजन। अब इसका आंसर तो मैं खुद देना पड़ेगा, मैं नहीं देने वाला, और मैं बता देता हूँ ये बहुत बार आया है, बहुत बार आया है ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर तुम लोग कमेंट कर देना मेरी जान,
ठीक है। एंड एक और बात बताता हूँ, क्या मैं कब ये फिज़िक्स और केमिस्ट्री का वीडियो देने वाला हूँ। तो मेरी जान देखो, मेरी तरफ से मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, मुझे भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ HCLC का, तो इसलिए मेरे से भी इन्वेस्टमेंट अभी नहीं हो रहा है, मगर फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि ये वीडियो तो कल तक अपलोड हो जाएगा, है ना। आज कितना तारीख है, आज मानो 21 है ना, तो 22 तारीख को हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट डे आपका एग्ज़ाम है, तो मैं जितनी जल्दी हो सके मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा। अगर अपलोड करूँगा भी तो शाम के टाइम पे ही करूँगा, ठीक है। तो हाँ मेरी जान, वैसा खुद सेल्फ स्टडी कर लो। अभी देखो, अगर आपको फिज़िक्स मुश्किल लगता है तो केमिस्ट्री देख लेना, ठीक है। और इफ़ पॉसिबल फिज़िक्स का आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, क्या नाम था उसका, फिज़िक्स का कुछ एक फर्स्ट चैप्टर था, उस पर 8 मार्क्स के आसपास था, तो वो देख लेना, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी देख लेना, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। और इलेक्ट्रिसिटी है ना, हाँ इलेक्ट्रिसिटी देख लेना, तो वो सब सब तरफ देख लेना, थोड़ा थोड़ा बेसिक देख लेना, मेथड्स वगैरह याद रख लेना, फार्मूलास वगैरह याद रख लेना, और केमिकल का देखना ही देखना। मैं जितना हो सके मैं अपनी तरफ से दूंगा, मगर मेरे भरोसे उस दोनों चीज़ पे मत लेना, कारण मैं मैथ्स पे थोड़ा कच्चा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। बाकी आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मैं होप करता हूँ आप सबका एग्ज़ाम अच्छा होगा, और जो मैंने दिया है उनको अच्छे से समझ लेना, इन सबसे 101% आएगा। और पार्ट 1 वीडियो देख लेना, उसमें आपका मैंने बायोलॉजी वाला सब पूरा का पूरा ख़त्म करवाया, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।